कर्म का फल। एक ऐसा ख्याल है जो सदियों से हमें सोचने पर मजबूर करता आया है। क्या हमारे काम, हमारे एक्शंस वाकई हमारी किस्मत तय करते हैं? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, एक बहुत ही खास लोक कथा के जरिए। तो ये कहानी है एक बेहद ईमानदार लकड़हारे की, जो हमेशा हमेशा सच्चाई के रास्ते पर ही चलता है। लेकिन असली सवाल तो ये है कि होता क्या है जब उसी की ईमानदारी की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। चलिए इस कहानी के सफर पर आगे बढ़ते हैं। कहानी का पहला हिस्सा है कठिनाई में ईमानदारी। यहाँ हम कहानी के हीरो उस लकड़हारे के स्ट्रगल को समझेंगे। तो मिलिए हमारे हीरो रामू से। वो एक सीधा सादा, बहुत ही मेहनती लकड़हारा है जो अपने परिवार का पेट पालने के लिए सच में दिन रात एक कर देता है। अपनी छोटी सी दुनिया में वो खुश तो है, पर जल्द ही ये पता चलेगा कि सिर्फ संतोष से घर का गुजारा नहीं होता। और बस यहीं से कहानी का असली संघर्ष शुरू हो जाता है। यह आवाज़ रामू की पत्नी की है और उसकी चिंता में एक बहुत ही असली समस्या छुपी है, बच्चों की स्कूल फीस और लगातार बढ़ती महंगाई। यही वो प्रेशर है जो रामू को और ज्यादा मेहनत करने और ज्यादा पैसे कमाने के लिए मजबूर कर देता है। अब आता है कहानी का दूसरा भाग, लालच का बोझ। देखिए, हर कहानी में एक हीरो होता है तो एक विलन भी होता है। रामू की कहानी में ये किरदार है सेठ लालचंद का, एक ऐसा आदमी जिसके लालच की कोई कोई सीमा ही नहीं है। तो समझने वाली बात यह है कि लालचंद कोई सख्त बॉस नहीं है। वो जानबूझकर लोगों का शोषण करता है। वो हमेशा कोई ना कोई बहाना बना लेता है ताकि अपने मजदूरों की मेहनत की कमाई मार सके। और ये सिर्फ रामू के साथ नहीं हो रहा था। जरा यहाँ देखिए, ये लालचंद की धोखेबाजी का पूरा पैटर्न है। मतलब ये कोई एक आध बार की बात नहीं है। पहली लाइन में देखिए, हरिया की तनख्वाह काट ली। क्यों? क्योंकि उसने 1 घंटा आराम कर लिया था। फिर एक और मजदूर बीमार पड़ा तो उसकी आधी तनख्वाह ही काट दी। और रामू का नंबर आया तो उसे बाजार भाव का झूठ बोल दिया। साफ है कि एक ऐसा सिस्टम है जो लालचंद को तो और अमीर बना रहा था और उसके बेचारे मजदूरों को और भी ज्यादा गरीब। और ये एक नंबर ये सब कुछ कह देता है। 3,000 रुपए का वादा था, पर रामू को मिले सिर्फ 2,000, और वो भी तब जब उसने एक भी दिन की छुट्टी नहीं ली थी। ये तो सरासर नाइंसाफी है। और ये रहा सेठ लालचंद का जवाब। कोई बहस नहीं, कोई हमदर्दी नहीं, सीधी सीधी धमकी। लेना है तो लो, वरना जाओ। इससे पता चलता है कि रामू और दूसरे लकड़हारों के पास सच में कोई और चारा ही नहीं था। तीसरा भाग, चरित्र की परीक्षा, यानी एक अनएक्सपेक्टेड एनकाउंटर। अपनी इस हताशा में रामू एक नया रास्ता ढूंढने निकलता है। और यहीं से कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो उसके कैरेक्टर का असली इम्तिहान लेगा। देखिए कि कैसे किस्मत उसे इस जादुई पल की तरफ धकेल रही है। पहले काम की तलाश में निराशा हाथ लगी, फिर अचानक भैंसों के झुंडे दौड़ा लिया, और आखिरकार जान बचाने के लिए वो एक छिपी हुई गुफा में जा पहुंचा। ऐसा लगता है जैसे ये सब तय था, है ना? और इसी गुफा में उसे वो टोकरी मिलती है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ये जानना जरूरी है कि रामू का सामना हुआ किससे है? एक जिन से। लोक कथाओं का एक बहुत ही शक्तिशाली जादुई प्राणी जो अक्सर हीरो को परखता है और फिर उनकी काबिलियत के हिसाब से उन्हें इनाम देता है। और ये बहुत जरूरी है। जिन रामू को साफ साफ बताता है कि वो गुफा में घुस पाया क्योंकि उसका दिल साफ है। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये उसकी अच्छाई का सीधा सीधा नतीजा था। कहानी हमें बता रही है कि उसका चरित्र, उसका कैरेक्टर ही उसकी सबसे बड़ी दौलत है। चौथा भाग, जादुई चुनाव, एक अकेला मगर सबसे जरूरी फैसला। अब हम कहानी के उस पॉइंट पर हैं जहां रामू को एक ऐसा चुनाव करना है जो उसकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। जिनके नियम बहुत सीधे हैं पर बहुत सख्त भी। टोकरी में कोई भी एक चीज रखने पर वो अनगिनत हो जाएगी, लेकिन चुनाव हमेशा के लिए होगा। एक बार चुन लिया तो बस बदल नहीं सकते। और जिनकी चेतावनी भी है, बिना लालच के समझदारी से चुनना। दांव पर बहुत कुछ लगा है। एक पल के लिए जरा सोचिए, अगर ये मौका किसी को मिले तो वो क्या चुनेगा? सोना, जिससे सारी गरीबी एक झटके में खत्म हो जाए, या खाना ताकि पेट भर सके? फैसला करना सच में बहुत मुश्किल है। तो रामू के सामने 2 रास्ते थे। एक रास्ता था फौरन अमीर बनने का, सोना या पैसा चुन लो और सारी दिक्कतें खत्म। दूसरा रास्ता था समझदारी का, कुछ ऐसा चुनो
जो दौलत बनाने का एक जरिया बन सके, एक परमानेंट मौका। और रामू ने समझदारी का रास्ता चुना। उसने सोना नहीं बल्कि चंदन की लकड़ी को चुना। क्यों? क्योंकि वो उसे सिर्फ एक चीज की तरह नहीं देख रहा था, वो उसे एक नया बिजनेस शुरू करने का, अपना भविष्य खुद बनाने का एक मौका देख रहा था। ये बहुत ही दूर की सोच वाला फैसला था। 5वां और आखिरी भाग, इनाम साझा करना, यानी धन का असली मतलब। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असली परीक्षा तो अब शुरू होती है। जब रामू के पास दौलत और ताकत आ जाती है तो वो उसका इस्तेमाल कैसे करता है। ये देखिए कितनी खूबसूरती से दिखाया गया है कि रामू कैसे कामयाब होता है। वो सेठ लालचंद से बिल्कुल उल्टा काम करता है। वो सही दाम पर सामान बेचता है ताकि आम आदमी भी खरीद सके, और इसी ईमानदारी से वो बहुत बड़ा मुनाफा कमाता है। उसका बिजनेस लालच पर नहीं, ईमानदारी पर खड़ा है। उसकी पत्नी एक बहुत ही लॉजिकल सवाल पूछती है, भाई जब उसके पास चंदन की लकड़ी का कभी न खत्म होने वाला खजाना है तो उसे उस आदमी के बारे में सोचने की क्या जरूरत है जिसने हमेशा उसे लूटा। और रामू का ये जवाब, यही इस कहानी का दिल है। वो सिर्फ अपनी कामयाबी के बारे में नहीं सोच रहा, उसे वो सब लोग याद हैं जो अब भी परेशान हैं। उसकी हमदर्दी सिर्फ अपने फायदे तक सीमित नहीं है। और यही है इस कहानी का सबसे शक्तिशाली संदेश। रामू अपनी कामयाबी को तिजोरी में बंद नहीं करता, वो उसे सबके साथ बांटता है। वो अपने साथी लकड़हारों को अपने साथ काम पर बुलाता है और अपनी खुशकिस्मती को पूरे समाज की तरक्की में बदल देता है। तो ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। रामू की चंदन की लकड़ी सिर्फ लकड़ी नहीं थी, वो एक मौका था, एक हुनर था। तो सवाल ये है कि हमारी जिंदगी में वो कौन सी चंदन की लकड़ी है जिसे हम दूसरों की मदद के लिए, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए बांट सकते हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।